नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विकारी शब्द के बारे में। और आज हम जिस विकारी शब्द के बारे में बात करने वाले हैं वो है संज्ञा। तो आज हम जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानी गई है, क्योंकि सभी टॉपिक्स के अपने अपने महत्व होते हैं, उसी प्रकार संज्ञा का भी एक अपना महत्व है। तो आज हम संज्ञा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपनी जो संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जो संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से हुई है। मतलब जो अपने संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? संज्ञा शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से हुई है। और जो संज्ञा है, तो संज्ञा का जो पर्याय है, तो संज्ञा का पर्याय है नाम। अब संज्ञा का पर्याय नाम कैसे है? क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी व्याप्त है या जो कुछ भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जितनी भी यहाँ पे चीजें व्याप्त है, और उन सभी चीजों को कोई ना कोई नाम दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने ये कुर्ता पहन रखा है, तो ये भी एक संज्ञा है। मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है, ये भी एक संज्ञा है। ये पेन भी एक संज्ञा है। ये पीछे पैनल भी एक संज्ञा है। ये जो सामने कैमरा है वो भी एक संज्ञा है। और इस कमरे में जितने भी, जैसे कि पंखा है, लाइट है, जो भी है वो एक क्या है? संज्ञा है। मतलब जितनी भी चीजें हैं और जिनको कोई ना कोई नाम दिया गया है, वही क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो जो संज्ञा का जो पर्याय है, संज्ञा का जो अर्थ ही है, वो क्या है? नाम है। अब अगर हम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जाने, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान या फिर सभी का ज्ञान, सभी का ज्ञान, या फिर ठीक प्रकार से जानना, ठीक प्रकार से जानना। अब जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब सभी का ज्ञान, या फिर ठीक प्रकार से जानना, मतलब किसी चीज को ठीक प्रकार से जानना, या फिर सभी चीजों का जो ज्ञान, जो नाम होता है, वही क्या होती है? संज्ञा होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो संज्ञा है, तो संज्ञा को क्या कहा जाता है? संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानाम। संज्ञा को क्या कहा जाता है? संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। अब संज्ञा को महानाम कैसे कहा जाता है? क्योंकि इस सृष्टि में अनेक चीजें व्याप्त हैं, और जो अनेक चीजें व्याप्त हैं, या फिर अनेक चीजें हैं, या फिर अनेक चीजें आएगी या गई है या अभी भी है, उन सभी का वो कुछ ना कुछ नाम है। और नाम क्या होते हैं? अनंत होते हैं। क्या होते हैं? नाम अनंत होते हैं। तो नामों की संख्या अनंत होने के कारण ही संज्ञा को क्या कहा गया है? संज्ञा को महानाम भी कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो संज्ञा को क्या कहते हैं? संज्ञा को विकारी शब्द भी कहते हैं। संज्ञा को विकारी शब्द भी कहते हैं। अब विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द
मतलब जिसका रूप परिवर्तित होता रहता है उसे ही क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। वो जो संज्ञा है वो भी क्या है, एक विकारी शब्द है। मतलब उसका रूप भी क्या होता है, समय समय पर क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसलिए संज्ञा को क्या कहा गया है, संज्ञा को विकारी शब्द भी कहा गया है। अगर हम उसके बाद संज्ञा की परिभाषा जाने, अगर हम संज्ञा की परिभाषा जाने, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा, आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, दशा, गुण आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि हम जान लेते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कि मैंने लिखा आलोक, ताजमहल, आलोक पुस्तक, ताजमहल, दया, बचपना, मिठास, गरीबी, इत्यादि। मतलब मैंने ये जो सारी चीजें लिखी, जैसे कि मैंने लिखा आलोक पुस्तक, ताजमहल, दया, बचपना, मिठास, गरीबी इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा सभी का नाम बताया गया है और उसी को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है।
मतलब जो व्यक्ति के बारे में बताता है, जो व्यक्ति का नाम बताता है, वस्तु का नाम बताता हो या किसी का भाव, अवस्था, गुण, दशा जो भी बताता है उसी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा आलोक है। अब जो आलोक है, आलोक क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? आलोक है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है जो कौन है? आलोक। उसके बाद में वस्तु कौन सी है? अपनी पुस्तक। स्थान ताजमहल। दया क्या है? भाव है। इसके बाद में बचपना, बचपना क्या होती है? अवस्था। मिठास मतलब गुण। गरीबी, गरीबी का मतलब क्या होता है? दशा। ठीक है, अगर हम जाने, क्योंकि कई बार जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लेती हूँ। मैंने उदाहरण लिया कि राम एक व्यक्ति है। राम एक व्यक्ति है। अब मैंने लिख तो दिया कि राम क्या है? राम एक व्यक्ति है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा कि राम एक व्यक्ति है। अब इसमें जो राम है, मतलब जिस राम पद का हमने प्रयोग किया है, तो वहां पर जो खड़ा व्यक्ति है ना राम, वो संज्ञा नहीं है। उसको जो नाम दिया गया है ना, वो क्या है? वो संज्ञा है। ठीक है, अगर जैसे कि मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कि लिंग को धारण जो करता है, जो लिंग को धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? लिंगी कहा जाता है। लिंग को धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? लिंगी। नाम को धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? नामी। जो नाम को धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? नामी। और अगर कोई अवयव को धारण करे, तो अवयव को धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? अवयवी। उसी प्रकार अगर कोई संज्ञा को धारण करता है तो उसको क्या कहा जाता है? संज्ञी कहा जाता है। अगर कोई संज्ञा को धारण करता है तो उसको क्या कहा जाता है? संज्ञी कहा जाता है। और जो राम है, तो राम एक क्या है? संज्ञी है। और इसमें जो राम है वो क्या है? संज्ञी है। क्योंकि इसने क्या किया है? इसने संज्ञा को धारण किया है, और जो संज्ञा को धारण करता है वो क्या कहलाता है? संज्ञी कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये दे रखा है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा, इनको संज्ञा नहीं कहते हैं। इनको संज्ञा नहीं कहते। संज्ञा उनको कहते हैं कि इनकी जगह जिस वस्तु, जिस स्थान या फिर जिस व्यक्ति या जिस भाव और दशा का नाम दिया गया है उसे संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा नहीं है। इनकी जगह जो नाम रखा गया है उसे संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें संज्ञा के भेदों के बारे में, उसी प्रकार क्या है कि राम भी क्या एक व्यक्ति है, लेकिन जो राम है वो क्या है? एक संज्ञी है। क्यों?
क्योंकि इसने भी क्या किया है, इसने संज्ञा को धारण किया है, इसलिए राम को यहाँ पे क्या कहा गया है, संगी कहा गया है। जिस प्रकार लिंग को धारण करने वाले को लिंगी कहा जाता है, नाम को धारण करने वाले को नामी कहा जाता है, अवयव को धारण करने वाले को अवयवी कहा जाता है, और संज्ञा को धारण करने वाले को संगी कहा जाता है, इसी प्रकार यहाँ राम को किसकी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसने संज्ञा को धारण किया है इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको संगी कहा गया है। उसके बाद अगर हम संज्ञा के भेदों के बारे में बात करें, तो संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने हैं? मुख्य रूप से जो संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कितने भेद हैं? 3 हैं। लेकिन अगर हम माने कि संज्ञा के ऐसे भेद कितने माने जाते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। जो पहला है वो कौन सा है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। उसके बाद में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा है वो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके बाद में है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अगर हम माने कि संज्ञा के सामान्य तौर पर जो भेद माने गए वो कितने माने गए? 5 भेद माने गए हैं। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से जो संज्ञा के भेद माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। कितने? 3। मुख्य रूप से जो संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं? 3 हैं। अब जो मुख्य रूप से संज्ञा के जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? जो अपना पहला है वो कौन सा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दूसरा है वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद जो तीसरा है वो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा।
अब हमने सामान्य रूप से तो पढ़ा था कि जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। क्योंकि जो वो हमने 2 भेद पढ़े थे वो किसके उपभेद हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। किसके उपभेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के। जो पहला है वो कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो दूसरा है वो कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब हमने जाना कि जो संज्ञा के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से वो 3 होते हैं। और जो 3 भेद है वो कौन कौन से, पहला है तो व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। लेकिन हमने पढ़ा था कि सामान्य रूप से तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उनमें हमने इनको जोड़ा था, इन सभी को मिलाकर। लेकिन जो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा है वो किसके उपभेद माने जाते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम जाने कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के बारे में बताया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम नाम ले सकते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कि मैंने लिया राम, ताजमहल, आगरा, सीता इत्यादि। मतलब जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है वहां पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा के बारे में तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो मतलब जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो समूह का बोध करवाती है, जो एक व्यक्ति के बारे में ना बताकर अनेक व्यक्तियों के बारे में बताती है। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं, अनेक स्थानों और अनेक व्यक्तियों के बारे में बताती है, उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, मैंने लिखा पुस्तक, पुस्तक, नदी, शहर, पर्वत, इत्यादि। अब देखो मैंने लिखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्या लिखा था, मैंने लिखा था राम, ताजमहल, आगरा, सीता इत्यादि। मतलब जहां पर मैं किसी व्यक्ति, स्थान और मतलब स्थान का नाम बता रही हूँ, ठीक है, व्यक्ति का बता रही हूँ या स्थान का या किसी जगह का, किसी भी जगह का मैं नाम बता रही हूँ, सिर्फ एक ही चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर जहां पर आ गया जैसे कि पुस्तक, नदी, शहर, पर्वत इत्यादि। अब जो पुस्तक है, अब पुस्तक तो कितनी भी हो सकती है ना, क्योंकि पुस्तक का मतलब कि कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, रामायण हो सकती है, कोई भी ग्रंथ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि नदी है तो नदी भी कोई एक नदी नहीं है, नदी का मतलब होता है बहुत सी नदियां हो सकती हैं, जैसे गोदावरी, कावेरी, कोई सी भी नदी हो सकती है। तो जहां पर नदी आ गई तो मतलब अनेक, कोई सी भी चीज आ सकती है, कोई सी भी नदी आ सकती है, कितनी ही नदियां आ सकती हैं, ठीक है।
शहर भी कोई कितने ही आ सकते हैं, क्योंकि इसमें शहर दिया गया है, किसी शहर का नाम नहीं दिया गया। अगर शहर की जगह कोई नाम दे दिया जाता तो वहां पर क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें दिया गया पर्वत, अब पर्वत भी हिमालय पर्वत हो सकता है, कोई कितने ही पर्वत हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पर्वत दे गया तो पर्वत कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर हिमालय दे दिया जाता तो वो किस में आता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद में हम बात करें भाववाचक संज्ञा के बारे में, तो अपने जो भाववाचक संज्ञा है, अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा में बताया जाता है कि किसी की गुण, दशा और अवस्था के बारे में बताया जाता है, वही क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। अब जो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा में जैसे कि हम ले सकते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा, दया, सौंदर्य, मिठास इत्यादि। मतलब जहां पर किसी की गुण, दशा और अवस्था के बारे में बताया जा रहा है उसे ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, अब बुढ़ापा मतलब हम किसी की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। दया मतलब कि हम किसी के भावों के बारे में बता रहे हैं कि मुझे उस पर क्या आ रही है, दया आ रही है, तो दया एक क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इसमें सौंदर्य मतलब कि किसी को देखकर हमें अनुभव हो रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, सुंदर है, ठीक है। तो इससे क्या हो कि हमने अपने भाव प्रकट किया। उसके बाद में मिठास, किसी भी चीज को खाने के बाद हमें पता चलता है कि ये मीठी है या फिर ये कड़वी है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो भाव, दशा और गुण के बारे में बताता है उसी को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। अगर उसके बाद हम जाने तो हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, ज़्यादा विस्तार से हम कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना है कि मैं ये जो समझा रही हूँ आपको, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इससे आपको ये डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे आती है, जातिवाचक संज्ञा कैसे आती है और भाववाचक संज्ञा कैसे आती है। तो मैं बात करती हूँ अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, अब अगर मैं बात करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने लिखा, मैंने एक शब्द लिया, मैंने ले लिया राम, देखो पहले आप ये जान लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है मतलब जहां पर केवल एक व्यक्ति की बात की जाए, क्योंकि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या है, एक वचन है। जहां पर केवल और केवल एक व्यक्ति की बात की जाए वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जहां पर एक व्यक्ति की बात की जाए वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहां पर अनेक, मतलब एक से अधिक या फिर दो से अधिक चीजों के बारे में बात की जाए तो वहां पे कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया, मैंने ले लिया राम, अब जो राम है, राम क्या है, राम एक व्यक्ति है ना, इसके साथ कोई दो तीन सदस्यों के तो नाम नहीं लिखे मैंने, सिर्फ मैंने लिखा है राम, ठीक है। तो राम किस में आ गया, राम आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर मैं लिखूं मनुष्य, या फिर आदमी,
अब जो मनुष्य हैं, तो मनुष्य तो कितने भी हो सकते हैं। अगर मनुष्य में तो कोई से भी राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, सारे जितने भी नाम आए वो मनुष्य के अंदर आ सकते हैं। आदमी, आदमी भी कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ एक व्यक्ति की बात की जाए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जहाँ पर अनेक चीज़ों के बारे में बात की जाए वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। मैं और जैसे कि मैं और शब्द लेती हूँ, मैंने लिया पर्वत, मैंने लिया हिमालय, हिमालय। अब जो हिमालय है ये क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। लेकिन जो हिमालय है, तो हमने कितने पर्वतों की बात की? सिर्फ एक पर्वत की बात की है, और वो किस पर्वत की बात की है? हिमालय पर्वत की। ठीक है, उसके अलावा हमने कोई पर्वत की बात नहीं की। लेकिन अगर हम लिखे पर्वत, तो पर्वत तो कितने भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वतों के नाम हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? पर्वत में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ एक पर्वत का नाम दिया गया हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक, और जहाँ पे पर्वत दिया गया हो, मतलब कितने भी पर्वत आ सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक। जैसे मैंने लिया सीता। अब सीता किस में आ गई? सीता ये व्यक्तिवाचक में आ गई, क्योंकि वो एक है, एक लड़की के बारे में बात की जा रही है। लेकिन मैं लिखूं बालिका। अब जो बालिका है, बालिका तो कितनी भी हो सकती है ना, बालिका ये तो कितनी भी हो सकती है। हाँ, जैसे मैंने सीता लिखा तो मैं लिख सकती हूँ सीता, गीता, राधा, श्याना, कितनी भी लिखूँ तो सारी किस में आ जाएगी? बालिकाओं में आ जाएगी। लेकिन अगर सीता आ रही है तो वो किस में आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब मैं लिखूँ गंगा। अब जो गंगा के बारे में, जो कि हिमालय नदी से निकलती है, मतलब जो हिमालय नदी से निकलती है वही एक जो नदी है वो कौन सी है? गंगा। मतलब हमने केवल एक नदी की बात की है, गंगा की दो किस में आ गई? व्यक्तिवाचक की। लेकिन मैं लिखूं नदी। अब जो नदी है, नदियां तो कितनी भी हो सकती है, गंगा हो सकती है, गोदावरी हो सकती है, कावेरी हो सकती है, तो नदियां तो कितनी भी हो सकती है। तो जो नदी है वो किस में आ गया? जातिवाचक में। और जो गंगा है वो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा रामायण। रामायण। अब ये जो रामायण है ये क्या है? ये पुस्तक है। ठीक है, लेकिन जो रामायण है, तो हम सभी को पता है कि रामायण जिसके बारे में लिखी गई है वो कौन है? राम है। राम एक व्यक्ति है, रामायण एक पुस्तक है। मतलब केवल एक पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जहां हम एक पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे क्या आ गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन जो पुस्तक है, तो पुस्तकें तो कितनी भी हो सकती है, पुस्तकों में ग्रंथ आ सकते हैं कितनी, जैसे कि बाइबिल हो सकती है, रामचरितमानस, ये जो जितने भी पुस्तकें हैं वो किस में आ जाएगी? पुस्तक में आ जाएगी। क्योंकि जहां अनेक पुस्तकों की बात हो वहां पे पुस्तक लगता है, तो वो किस में आ जाएगी? जातिवाचक में। और जहां पर रामायण है तो यहाँ पे एक पुस्तक की बात हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर उसके बाद हम बात करें तो मैंने जैसे लिख दिया गुरु शिखर। गुरु शिखर। अब जो गुरु शिखर है वो क्या है? चोटी है। अब गुरु शिखर क्या है? चोटी है। ठीक है, तो गुरु शिखर मतलब हमने एक ही चोटी के बारे में बात की है, और जहां हमने एक चोटी के बारे में बात की तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और जहां पर आ गया चोटी, अब चोटियां तो कितनी भी हो सकती है ना, वो वाली चोटी मत समझ लेना जो लड़कियां बनाती है, बात यहाँ पे हो रही है दूसरी चोटी के बारे में। ठीक है, तो जहां पर चोटी शब्द आ गया वहां का मतलब क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि चोटियां तो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें तो मैं लिखूं दौसा। अब ये जो दौसा है वो क्या है? जिला है। ठीक है, मैंने केवल
एक जिले की बात की है, वो किसकी की है? दौसा की। लेकिन जो जिला है, अब जिले में तो कितने भी जिले आ सकते हैं ना, उदयपुर आ सकता है, जयपुर आ सकता है, जोधपुर आ सकता है, मतलब जहां पर अनेकों बात हो रही है, जहां पर सिर्फ जिला लग रहा है, वहां पे कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जहां पर केवल मैंने एक ही जिले का नाम लिया, दौसा, ठीक है, तो वहां पर क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं लिखूं राजस्थान, मैंने लिखा राजस्थान। अब जो अपना राजस्थान है वो क्या है? राज्य है। अब यहाँ पे राज्य, राज्य तो कितने भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो सकता है, अपना राजस्थान हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहां पर केवल मैंने एक राज्य की बात की, वो किसकी की? राजस्थान की, तो वो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर उसके बाद हम बात करें तो हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया ताजमहल, ठीक है। अब जो ताजमहल है, ताजमहल मतलब हमने एक स्थान के बारे में बात की है, वो कौन सा है? ताजमहल। लेकिन मैं लिखूं यहाँ पे, है ना, अगर उसके बाद में अगर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे महल, मैं लिखूं यहाँ पे महल, तो महल तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा ताजमहल, तो ताजमहल किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में, और जो महल है वो किस में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। मतलब कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि है ना, जो राम कौन सी संज्ञा है, या फिर मनुष्य या आदमी कौन सी संज्ञा है, नदी कौन सी संज्ञा है, या फिर उसके बाद में गंगा कौन सी संज्ञा है। तो हमें क्या है ना, बस इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, इनका डिफरेंट पता होना चाहिए कि जहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है वहाँ पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर अनेकों चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जिस शब्द को देख के ये पता चले कि इसमें अनेक चीज़ों के बारे में, इसमें अनेक पार्ट बट रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अब मैं जैसे कि एक उदाहरण ले लूं, जैसे मैंने लिया शाम, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया शाम, अब मैंने शाम लिखा। अब तुम विद्यार्थी मेरे से पूछ सकते हो कि मैडम एक बात बताओ कि किसी कक्षा में श्याम नाम के अनेकों लड़के हो, मतलब हम श्याम नाम के 3-4 लड़के हैं, तो ये तो क्या हुआ? जातिवाचक हुआ ना। ये जातिवाचक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चाहे एक कक्षा में 4 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, चारों का नाम श्याम है, लेकिन नाम होने से क्या होता है? उनकी विशेषताएं तो अलग अलग होती है ना। जैसे कि अभी मैं दिव्या हूँ, ठीक है, मेरे नाम की 4 लड़कियां हैं, दिव्या दिव्या दिव्या, तो जरूरी है कि जो मैं सोचती हूँ वो वही सोचती हूँ, या फिर जो मेरी विशेषता है वो उनकी विशेषता हो? नहीं है ना, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, सबकी विशेषताएं अलग होती है ना, और सबका हर चीज में जो डिफरेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप ले लो अकबर, अब जैसे कि अकबर नाम के बहुत से व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब में अकबर जैसी विशेषताएं हैं, सारे व्यक्ति अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जहां पर अगर अनेक नाम हो तो नाम से मतलब नहीं होता, उनकी विशेषताएं तो अलग अलग होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो श्याम है, चाहे कक्षा में कितने ही श्याम नाम के लड़के हो, उन सबकी जो विशेषताएं हैं, जो वो जिस संज्ञा में आएंगे वो कौन सी संज्ञा में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वो कभी भी जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे, क्योंकि सभी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा, अब जो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब जहां पर किसी की अवस्था के बारे में बताया जाए, या फिर गुण के बारे में बताया जाए, या फिर जहां पे दशा की बात हो। मतलब जिस संज्ञा में
किसी की अवस्था, गुण या दशा की बात हो, उसे ही क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आप सभी को बता देती हूँ। जैसे कि मैंने अवस्था के रूप में लिया, मैंने ले लिया जवानी, युवावस्था, बुढ़ापा, बचपना, अब मैंने क्या है ना, अवस्थाओं में लिखा, मैंने लिखा जवानी, युवावस्था, बुढ़ापा और बचपन। मतलब इन सभी को पढ़ने से, और अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि इसकी अभी अवस्था क्या होगी, मतलब ये किस अवस्था में चल रहा है, अभी ये छोटा है या बड़ा है या फिर इसका बुढ़ापा आ गया। ठीक है, पता लगा सकते हैं ना देखने से। तो यही चीज है इसमें कि जहां पर अवस्था की बात हो रही है वहां पे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। और जहाँ जैसे कि हमने गुण लिया, तो गुण भी किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। अब गुण कैसे हो सकते हैं? गुण में हम ले सकते हैं जैसे कि मिठास, सुंदरता, ठीक है। जैसे कि अब आप ले सकते हो, जैसे आपने कोई मिठाई खाई, ठीक है, अब मिठाई खाने पे आपको पता चल सकता है कि इसका मिठास कितना है। अगर उसमें कम मिठास होगा तो वो भी आपको पता चलेगा, उसमें ज़्यादा होगा तो वो भी आपको पता चलेगा। या फिर आपने कोई चीज़ खाई तो उसको खाते ही जैसे आपको पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है या फिर कड़वी है। मतलब जिससे हमें किसी के गुण का पता चलता है, वही क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे सुंदरता, भाई अगर तुम्हारे सामने 3-4 व्यक्ति खड़े हैं, मान लो 3 व्यक्ति खड़े हैं तुम्हारे सामने, एक का रंग काला है, एक का रंग गोरा है, और एक ना तो गोरा है और ना काला है, लेकिन वो क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो मतलब जिनको देख के हम पता लगा रहे हैं कि इसमें गुण क्या है, कि इनमें सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, सबसे ज्यादा काला कौन है, सबसे ज्यादा गोरा कौन है। ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को देख के हम बता रहे हैं कि ये कितना सुंदर है ना। मैंने कहा कि एक ना तो काला है और ना गोरा है, लेकिन उसे देख के हमें पता है कि इसमें क्या है? सुंदरता है। ठीक है, तो जिससे हमें सुंदरता का पता चलता है वो भी किस में आता है? गुण में आता है। और जो गुण में आता है वो किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद अगर हम बात करें दशा की, दशा, अब दशा में क्या आता है? दशा में हम ले सकते हैं, दशा में गरीबी भी आती है और दशा में अमीरी भी आती है। कैसे? अगर कुछ भी हो, अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो किसी की घर की परिस्थिति देख के हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है? गरीब है। अगर हम किसी के नए आलीशान मकान में जा रहे हैं, उसका घर देख रहे हैं, उसके कपड़े देख रहे हैं, उनके जो खेल खिलौने हैं, कोई भी चीजें, वस्तुएं हैं जिनको देख के हम अनुमान लगा रहे हैं कि क्या है ये व्यक्ति, तो क्या हो सकता है? हो सकता है क्या है? वो अमीर है ही। ठीक है, तो जहाँ पे हमें पता चल रहा है गरीबी और अमीरी का, जहाँ पर हमें पता चल रहा है किसी की दशा का, और जहाँ पे हमें किसी की दशा का पता चल रहा है, वही क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब हमने जो संज्ञा है उनके तीनों भेदों के बारे में जाना, लेकिन अब हम जान लेते हैं जातिवाचक जो संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, अब जो जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद थे जिनके बारे में हमने बात की। जो पहला है वो कौन सा है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो दूसरा है वो कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा।
और जो समूहवाचक संज्ञा है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, हमने जाना कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो उपभेद होते हैं, और जो दो उपभेद हैं वो संज्ञा के जो हमने सामान्य 5 भेद माने थे, उन्हीं 5 भेदों में से जो 2 भेद हैं वो किसके हैं, जो 2 उपभेद है वो किसके हैं, जातिवाचक संज्ञा के। क्योंकि संज्ञा के जो मुख्य रूप से जो भेद माने गए वो तो 3 ही माने गए हैं, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 उपभेद हैं। और जो दोनों में कौन कौन से, जो पहला है वो कौन सा है, द्रव्यवाचक, और जो दूसरा कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। और जो समूहवाचक संज्ञा है उसी को क्या कहा जाता है, समुदायवाचक संज्ञा। अब जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें किसके बारे में बताया जाता है कि जहां पर माप तोल की बात की जाए, जहां पर माप तोल की बात की जाए वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद अगर हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करें, तो जहां पर समूह का बोध होता है, जहां पर समूह का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम इनमें उदाहरण के रूप में जाने, तो सभी प्रकार की जो धातुएं हैं, अगर हम इसमें मापतोल के बारे में जाने, तो जो सभी प्रकार की जो धातुएं हैं, सभी धातुएं, सभी तरल पदार्थ, सभी तरल पदार्थ, सभी गैसीय पदार्थ, और मनुष्य का खान पीन, मनुष्य का खान पान, मतलब जहां पर सभी प्रकार की धातुओं के बारे में बताया जाए, चाहे धातुएं कितनी भी हो, इस सृष्टि में जितनी भी धातुएं हैं वो किसके अंदर आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। इसके साथ ही जितने भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी तरल पदार्थ है वो भी किसके अंदर आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद जो सभी प्रकार के जो गैसीय पदार्थ है वो भी किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जो मनुष्य का खान पीन है वो भी किसके अंतर्गत आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब हम सभी प्रकार के अब जो धातुएं उनके बारे में जान लेते हैं कि धातुएं कौन कौन सी होती हैं। तो धातुओं में आते हैं जैसे कि सोना, चांदी, उसके बाद अगर हम तरल पदार्थ की बात करें, तो तरल पदार्थ में जैसे आता है पानी, तेल और केरोसिन। उसके बाद अगर हम सभी गैसीय पदार्थों के बारे में बात करें, तो गैसीय पदार्थ में जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट,
और अगर हम मनुष्य के खान पीन के बारे में बात करें तो जैसे कि जितने भी आते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, घी इत्यादि। मतलब अगर हम धातुओं के बारे में बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा में, तो धातुओं में जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जितनी भी धातुएं वो किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे कि तरल पदार्थों के बारे में हम बात करें तो जैसे कि पानी, तेल, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थों में जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी जो चीजें वो भी किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जो अपने मनुष्य का जो खान पीन है, जैसे कि खान पीन में हम ले सकते हैं चाय, कॉफी, घी, जो भी खाने की जो भी पदार्थ है वो भी किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। मतलब जहां पर भी माप तोल की बात की जाए, जहां पर भी धातुओं, गैसीय पदार्थों के बारे में या मनुष्य के खान पीन के बारे में, इन चीजों के बारे में जहां पर भी बात की जाए वो कहाँ किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसके बाद अगर हम बात करें समूहवाचक संज्ञा, जिसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, तो इसे जहां पर समूह का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? समुदायवाचक संज्ञा। तो अब हम जान लेते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। तो समुदायवाचक संज्ञा अब समुदायवाचक संज्ञा में हम ले सकते हैं जैसे कि परिवार, मंडली, झुंड, कक्षा, फौज, सेना, पुलिस, वृंद, गण, लोग, जखीरा, इत्यादि। ठीक है। जैसे कि हमने समुदायवाचक संज्ञा के बारे में बात की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सी चीजें हमने लिए। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें परिवार, ठीक है, परिवार मतलब जहां पर एक से अधिक या फिर दो से अधिक लोग होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। मतलब जहां पर समूह की बात हो रही है, ठीक है। तो परिवार, जैसे कि अगर आप कहो कि अगर मैम अगर किसी की शादी ना हो और अगर उसकी पत्नी ना आई, तो पत्नी ना हो तो बच्चे भी नहीं हुए, तो अब उसको परिवार कैसे कहा जाएगा? तो तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना। परिवार की जो सही परिभाषा है वो यही है कि जहां पर एक से अधिक लोग रहते हैं या फिर दो से अधिक लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मंडली तो तुम समझते ही होंगे ना, चाहे तुम कॉलेज जाओ, चाहे स्कूल जाओ या फिर कहीं घर से बाहर घूमने जाओ, तो साथ दोस्तों की मंडली तो तुम रखते ही हो। तो खड़े रहकर या बैठकर जो मंडलियों का तुम समूह बनाते हो, है ना, उसे क्या कहा जाता है? मंडली कहा जाता है। झुंड, अब जो झुंड है, देखो अब जो ये झुंड है ना, ये मनुष्य के लिए तो नहीं आता।
मतलब जहाँ पर पशु पक्षियों के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर हम झुंड शब्द ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए झुंड शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जहाँ पर पशुओं की बात होती है वहाँ पर आता है झुंड। अब जो कक्षा है तो कक्षा मतलब अगर तुम्हें जैसे कि तुमने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में तुमने पढ़ाई की होगी, तो जब टीचर बोलता है तो कहते हैं ना कि 7वीं क्लास एक साइड, 8वीं एक साइड, 9वीं एक साइड, मतलब तुम सबको अलग अलग जगह पर बैठाया जाता है। और अगर तुमसे फिर कोई पूछे कि तुम कहाँ पर बैठे हो तो तुम क्या कहते हो, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं कक्ष में बैठा हूँ, मतलब मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो गया, ये भी किस में आ गया, समूह में। अब देखो फौज, जब कई सिपाहियों का या फिर कई फौजी जो होते हैं वो एक साथ जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना देखो फौज जा रही, ठीक है ना। तो ये फौज जो आता है वो भी किस में आता है, समुदायवाचक संज्ञा में। अब देखो सेना, चाहे वो पुलिस की सेना हो, चाहे फिर वो इंडियन आर्मी की कोई सी भी सेना हो, जो एक साथ चल रही होती है या कहीं पे जा रही होती है या फिर एक साथ होती है, तो वो किस में आते हैं, सेना में आते हैं। पुलिसों का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है, पुलिस कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें वृंद क्या होता है, अब वृंद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गण, लोगों का जो समूह होता है। जखीरा क्या होता है, जखीरा वही होता है जो हत्यारों का समूह होता है। किसका समूह होता है, हत्यारों का जो समूह होता है वही क्या होता है, जखीरा होता है। ठीक है, मतलब जहां पर समूह की बात की जाए, जहां पर बहुत से लोग एक साथ रह के कोई भी बातचीत करते हैं या फिर कोई भी मंडली बनाते हैं या फिर लोगों का कोई भी समूह कहीं पे जा रहा होता है तो वो किस में आता है, समुदायवाचक संज्ञा में। तो आज हम इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। जैसे कि संज्ञा, हमने जाना कि संज्ञा किससे मिलकर बना हुआ है, संज्ञा सम, उपसर्ग और ज्ञा धातु से मिलकर बना हुआ है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, सम्यक ज्ञान, सभी का ज्ञान या फिर ठीक प्रकार से जानना। संज्ञा को क्या कहा जाता है, क्योंकि संज्ञा के जो अनेक, इस सृष्टि में अनेक नाम है और अनेक नाम होने के कारण संज्ञा को क्या कहा जाता है, संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। उसके बाद संज्ञा एक विकारी शब्द है। उसके बाद हमने संज्ञा की परिभाषा जानी। संज्ञा की परिभाषा जानने के बाद हमने जाना कि सामान्य तौर पे जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और जो संज्ञा के जो सामान्य रूप में जो 5 भेद थे, तो वो 5 भेदों में जो 2 भेद थे वो किसके थे, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद थे। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना, हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में जो भेद था उस भेद के बारे में हमने जाना और किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हमें पहचानना चाहिए उसके बारे में भी हमने बात की। उसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में भी हमने बातचीत कर ली। उसके बाद हमने की जातिवाचक संज्ञा, जो जिसके जो 2 भेद होते हैं उसके बारे में हमने बात की। और लास्ट में हमने बात की समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समुदायवाचक संज्ञा के बारे में भी हमने बात कर दी कि जो भी ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समूह के बारे में दर्शाता हो उसे ही क्या कहा जाता है, समुदायवाचक संज्ञा। मुझे आशा है कि आज आप सभी को संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। धन्यवाद।